students, today we will study our second chapter, and our second chapter name is sports and nutrition. So sports means खेल, nutrition मतलब पोषण. So balanced diet and nutrition, macronutrients and micronutrients. So अब हम पहले समझेंगे व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट वो होता है कि जो कि हर पर्सन को अपनी डेली रूटीन में लेना होता है. फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब हमें डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को नीड होती है फॉर द डेली रूटीन वर्क एंड द फॉर आवर गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. सो बैलेंस डाइट में हम देखेंगे कि हम क्या क्या जो है बैलेंस डाइट के तौर पर ले सकते हैं. बैलेंस डाइट मतलब अब ये है कि किसी भी चीज़ को हम अधिकता नहीं ले सकते और ना ही किसी चीज़ को हम कम मात्रा में ले सकते हैं. अगर हमने बॉडी में कैल्शियम कम लिया तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी. और भी हमारे बॉडी के जो और भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी में, और भी जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे ड्यू टू कैल्शियम, हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं है तो वो हमारी बॉडी जो है उस कारणवश हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ बन जाएगा. इसलिए हमें अपनी बॉडी में हर चीज़ की एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस मात्रा होनी ज़रूरी है. अब देखिए इसमें रेशियो ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट शुड बी 1:1:1:4. हमारी बॉडी में 1:1:4 हमारी बॉडी में जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1:4 होना चाहिए. फैट, ऑयल्स एंड कन्फेक्शनरीज मतलब कि फ्रूट आइटम्स जितने हैं वो हमारी बॉडी में होने चाहिए. मीट, फिश, अल्टरनेटिव्स, मतलब इससे जो भी हमारी बॉडी में चीज़ें हैं ये सब हमको डेली रूटीन पर लेनी चाहिए. मिल्क, चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये सब हमारे कैल्शियम के लिए काम करते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के हार्मोन्स, अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और हमारे बॉडी में ब्लड बनाने के लिए कारगर होता है. ब्रेड, सीरियल्स एंड प्रोटीन्स, ये सब हमारे बॉडी में, ये सब भी हमारे बॉडी में एक अच्छे वर्क के लिए काम करते हैं. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट. हमारे बॉडी में जो भी पोषण, हम जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें पोषण आहार मिलता है बॉडी को. हमारी बॉडी जो है उससे पोषित होती है. पोषित होने के बाद में वो उसको पूरी बॉडी में यूटिलाइज करती है कि जो भी चीज़ हमने खाया और जिस भी चीज़ में उसको यूज़ होना चाहिए वो वहाँ पर उस पर्पस के लिए वहाँ यूज़ होता है. It is the science that deals with the interactions of food in relations to the well-being of an individual. अब ये क्या है? एक तरह का विज्ञान है जो कि हम जो भी कुछ खाते हैं और ये हमारी बॉडी में एक अच्छे वर्क के लिए ज़रूरी है. ओके, अब हम समझेंगे व्हाट इज़ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर टेक इन लार्ज अमाउंट ऑफ डाइट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ में लेते हैं, जो कि दिस इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर. और इसमें क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं एंड वाटर आते हैं. द फंक्शंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इज टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ लाता है, डेवलप करता है और रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. और हमारे जो भी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस हैं उनको वर्क करने में, उनको रेगुलेट करने में मदद करता है. ओके, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट. कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि मिलावटी वाला नहीं, जो कि एकदम प्योर होता है. दे आर द शेफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. अभी हमारी बॉडी में क्या करते हैं? अगर हम कार्बोहाइड्रेट कुछ भी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक करते हैं. अगर हम डेली रूटीन पे अगर अपनी बॉडी में जितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की ज़रूरत अगर हम उससे कम लेंगे तो हम बहुत लो फील करेंगे. हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा. अगर हमें कुछ भी काम बोला जाएगा, कुछ भी काम हमें करना होगा तो हम अपनी बॉडी में वो एनर्जी फील नहीं करेंगे, जिससे कि हम उस काम को करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ
Simple sugar, glucose, carbohydrate provides 70 kg of energy. 45 to 65 of our total energy come from carbohydrates. अब जो है हमारी बॉडी में जो टोटल एनर्जी हमारी कहाँ से आता है, खान पान से कहाँ से आता है, पूरी बॉडी में जो भी हम कुछ खाते हैं 45 to 65% जो है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आता है. Now, protein. These are the complex chemical substance containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. अब प्रोटीन क्या क्या है केमिकल सब्सटेंस करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर के प्रोटीन बनती हैं. सम प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस एंड आयरन. कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि फॉस्फोरस और आयरन को भी कंटेन करते हैं. आवर बॉडी चेंज देम इनटू amino acids as the large size of protein molecules makes it difficult for them to be used without breaking down. अब क्या है, जब हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स जाते हैं तो उसको क्या करता है, अमीनो एसिड क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल साइज में उसको ब्रोक करता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको पूरी तरह से यूज़ कर सके. प्रोटीन को हमारी बॉडी में सॉल्युबल होने के लिए उसको पूरी तरह से यूज़ कर सके. अगर हमारी बॉडी में छोटे छोटे पीसेस में अगर हमारे फूड को अगर ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो हमारी बॉडी में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा. तो ना ही ब्लड बन पाएगा, ना ही हमारी बॉडी में प्लाज्मा बन पाएगा, ना ही हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स, ना ही हार्मोन्स बन पाएंगे. तो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो वेल वर्क नहीं कर पाएगी. ओके. आप देखेंगे एनिमल्स फूड. एनिमल फूड मतलब जिसको कि आप लोग मीट भी बोल सकते हैं, नॉनवेज जिसको कहते हैं. द प्रोटीन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन. अब जो हम लोग जानवरों से प्रोटीन पाते हैं जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीज़ें जब हम लोग खाते हैं तो वो हमें क्या होता है, एनिमल से प्रोटीन मिलता है. एनिमल प्रोटीन कैन बी फाउंड इन एग्स, मीट्स एंड फिश. एनिमल मीट हमें किस में मिल सकता है, एग में मिल सकता है, मीट में मिल सकता है, फिश में मिल सकता है. एनिमल प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन वेजिटेबल प्रोटीन. अब एनिमल प्रोटीन जो है वो हमारा जो है वेजिटेबल प्रोटीन से जो है ऊपर है, सुपीरियर है. In fact, an egg is considered the main source of protein as essential qualities and sufficient quality of amino acids is found in it. अब जो है हमारी बॉडी में एग जो है वो क्या है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रोटीन होता है कि जो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है. सो एग जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर हमारी बॉडी के प्रोटीन के लिए. वेजिटेबल प्रोटीन. द प्रोटीन विच वी एक्वायर फ्रॉम वेजिटेबल इज कॉल्ड वेजिटेबल प्रोटीन. अब जो हम सब्जियों से प्रोटीन पाते हैं उसको हम वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं. दिस प्रोटीन इज जनरली फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स. अब हम ये कहाँ कहाँ किस तरह की सब्जियों में पाते हैं, दाल में और सरसों के तेल में, ग्राउंड नट्स मतलब कि अखरोट वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, काजू बादाम पिस्ता, फूड ग्रेन्स मतलब कि दाल वगैरह जो होते हैं, दाल चावल ये सब जो होते हैं ये सब हमारे वेजिटेबल प्रोटीन्स में आते हैं. प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ एंड टिश्यूज़. अब प्रोटीन किसके लिए वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम्स को बनाने के लिए, हार्मोन्स को बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए एंड टिश्यूज़ बनाने के लिए. एंटीबॉडी आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए हमारी बॉडीज़ में जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसको हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी को फाइट करती है उस डिजीज़ से. टिश्यूज़ आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं. दे रेगुलेट वाटर एंड एसिड बैलेंस इन द बॉडी. दे रेगुलेट द वाटर एंड एसिड बैलेंस इन द बॉडी. अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड और वाटर को बैलेंस डाइट में, बैलेंस वे में इसको रेगुलेट करते हैं. दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी. और ये क्या रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं. Now we will come to the fats. Fats are an
एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फैट्स जो है हमारी बॉडी में एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स, और इनको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स किससे मिलके बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इनका रेशियो क्या होता है? 76:12:12। इनका जो हमारा रेशियो है वो 76:12:12। 1 gram of fat yields about 9.3 calories of energy, but these are hard to absorb. अब 1 ग्राम फैट जो है वो कितना होता है? 9.3 कैलोरीज के इक्वल होता है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इतने मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी फैट लोग खा लेते हैं तो उनको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उनको वॉमिटिंग आने लगती है, पेट दुखने लगता है, या फिर और तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। They regulate the body's core temperature, boost hormones production, protect organs, and are a good solvent for fat-soluble vitamin A, D, E, and K. 20 to 35 of our daily energy requirement comes from fat. अब हमारी बॉडी में ये क्या क्या रेगुलेट करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को बूस्ट करता है प्रोडक्शन में, और हमारे प्रोटेक्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये फैट जो है बॉडी में हमारे सॉल्युबल होता है, किसमें? ए, डी, ई और के रूप में। और ये हमारी बॉडी में 20 to 35% डेली की हमारी रिक्वायरमेंट होती है फैट्स की। Water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of oxygen. अब वाटर जो है हमारा 2 केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है, जो कि एक है हाइड्रोजन एंड एक है ऑक्सीजन। इट केमिकल फार्मूला इज H2O। अब इसका केमिकल फार्मूला जो है वो H2O है। आवर ब्लड इज 90% ऑफ वाटर। अब हमारी बॉडी में जो भी है ब्लड, वो 90% ऑफ वाटर ही है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी पार्ट में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में जाता है। इट ऑल्सो हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है, किसमें? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। इट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी एंड मेंटेन आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। और ये हमारी बॉडी का रेगुलेट करता है टेम्परेचर को भी, मेटाबॉलिज्म बॉडी को भी, और मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड को। हमारी बॉडी के ब्लड को भी ये बैलेंस करता है। अगर किसी जगह पे ज़्यादा ब्लड, अगर चोट लग गई, ब्लड बह गया, तो वो उस तरह से रेगुलेट करके अगर दवा वगैरह हो रही है तो हमारी बॉडी में उस जगह पर उस मात्रा में वो ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहेगा जहाँ पर जितनी ज़रूरत है। इट हैज़ 0 कैलोरी कंटेंट। और हमारे ब्लड में क्या है? 0 कैलोरी होता है। It is not considered as a macronutrient, but it is required by our body in large quantities. अब हम जो है इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बट हमारी बॉडी में इसकी जो है एक बड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। हाफ ऑफ द वाटर दैट वी रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी कंज्यूम। अब जो हमारे जो बॉडी में जो वाटर है वो कहाँ से हम रिक्वायर करते हैं, कहाँ से हमारी बॉडी में आती है? वो फूड जो हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी में वो कंज्यूम होता है। अब आते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप लोग माइक्रो का मतलब खुद ही समझते होंगे कि छोटा, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो छोटे स्तर का जो अमाउंट न्यूट्रिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या क्या है। दे आर कंसिडर्ड वाइटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड कॉमनली नोन एज विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये जो है ये छोटे स्तर पर होते हैं, इनको हम छोटे अमाउंट में देखते हैं और उनको हम क्या कह सकते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स। Their main function is to enable chemical reactions, but they are not responsible for the production of energy. Minerals are extremely vital constituent of food. They are useful for fitness and growth of the body, optimum performance of the muscles, and the formation of teeth in the body. अब क्या है? मिनरल्स जो है वो काफ़ी छोटे स्तर के
फूड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, और ये हमारे किस लिए यूज़फुल होते हैं और हमें ये किस लिए कारगर होते हैं हमारे बॉडी में फिटनेस के लिए और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। और इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी ऑप्टिमम बेसिस पर होता है और ये हमारे बॉडी में टीथ बनाने का काम करते हैं। आवर बॉडी कंटेन मोर देन 19 मिनरल्स विच शुड बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। और ये हमारे बॉडी में 19 मिनरल्स जो कि हम खाते हैं उनसे वो ये एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। अब जो है मिनरल्स भी जो है वो दो तरह के मिनरल्स में डिवाइड है, एक मैक्रो मिनरल्स है और एक माइक्रो मिनरल्स है। अब मैक्रो मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। Macro minerals include calcium, potassium, phosphorus, sodium, magnesium, and sulfur, while micro includes copper, iron, iodine, fluoride, cobalt, chromium, etc. We acquire 0.1 gram of macro minerals and 0.01 gram of trace minerals, macro minerals on regular basis. अब हम जो है इतने बेसिस पर मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स डेली बेसिस पे एक्वायर करते हैं। अब हम देखेंगे मैक्रो मिनरल्स में क्या क्या हैं और वो किस लिए यूज़फुल हैं। मैक्रो मिनरल्स कैल्शियम, दिस इज़ यूज़फुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड स्केलेटन एंड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब कैल्शियम जो है हमारा किस लिए यूज़फुल होता है, टीथ को डेवलप करने के लिए, स्केलेटन को, मेनली बोन्स को डेवलप करने के लिए आपके ये होता है, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। इट ऑल्सो मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन एसिड एंड बेस इन द बॉडी। अब ये आपकी बॉडी में किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए होता है, एसिड को, और इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बनाए रखता है आपकी बॉडी में। पोटेशियम अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में पोटेशियम कैसे वर्क करता है। पोटेशियम का क्या रोल है। द शॉर्टेज ऑफ पोटेशियम वीकनेस द मसल्स ऑफ द बॉडी कॉजिंग इट टू द टायर ईजली। अब हमारी बॉडी में अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो जिससे हमें क्या होगा, हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो काफ़ी वीक फील करेंगे और हम बहुत जल्दी थके हुए महसूस करेंगे। सोडियम मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प द मसल टू परफॉर्म एट देयर मैक्सिमम। अब सोडियम क्या है, हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को स्टेबल रखता है और ये हमारे मसल्स को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉस्फोरस, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशंस ऑफ टीथ एंड स्केलेटन। और ये हमारे किस में यूजफुल होता है, फॉर्मेशन, हमारे टीथ और स्केलेटन को बनने में ये हमारे हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम, इट इज़ found in dark leafy green vegetable, nuts, fish, beans, whole grains, avocados, bananas, dry fruits and dark chocolates। हमारा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, इन सारी चीज़ों में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैक्रो मिनरल्स देखेंगे अब हम लोग क्या क्या किस में पाया जाता है। आयोडीन, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, जिंक। अब आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन्स प्रोडक्ट by the thyroid gland, which are further required for producing blood cells, metabolism, reproduction, etc. अब हम आप सभी लोग जानते होंगे कि आयोडीन क्या है। आयोडीन एक नमक है, नमक जिससे कि हम बोलते हैं कि आप लोग आयोडीन का ऐड भी देखते होंगे कि आयोडीन के कई सारे ऐड आते हैं कि कम खाओ मगर शुद्ध खाओ। तो अगर आपकी बॉडी में अगर नमक की मात्रा अगर कम होती है तो उससे जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में होता है, अगर उसको उस मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसमें स्वेलिंग होने लगी और जो आगे चल के हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप ये देखिए इमेज में देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इनके बॉडी में जो है गले में इनके थायराइड की प्रॉब्लम हो गई और ये पूरा स्वेलिंग इसमें हो गया है। सो इसलिए
बॉडी में आयोडीन की मात्रा जो है वो सही होनी चाहिए और बराबर से आयोडीन मिलना चाहिए। Iron, it play an imperative functions in an individual's body. It is important for the formations of hemoglobin. आयरन क्या है हमारी बॉडी में? आयरन हीमोग्लोबिन मतलब खून बनाने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन मेटाबॉलिजिंग फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब ये हमारी बॉडी के किस चीज़ के लिए और यूजफुल है? मेटाबॉलिजिंग फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंड प्रोटीन के लिए। कॉपर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर metabolizing iron. It is found in sesame seeds and dark chocolate. Lack of copper causes anemia and reductions in WBC count. The DV for copper is 2 मिलीग्राम। अब कॉपर जो है वो क्या काहे में पाए, किस किस चीज़ में पाया जाता है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इससे क्या है, लैक ऑफ कॉपर, आपकी बॉडी में अगर कॉपर कम हो गया तो एनीमिया की शिकायत हो सकती है और आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम मतलब क्रोमियम इज मेनली फाउंड इन नट्स, चीज, ऑरेंज जूस, पोटैटो, रॉ टोमेटोज एक्सेट्रा। इट लैक कॉजेज एंजाइटी, फैटिग एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। अब अगर आपके बॉडी में ये कम हो गया तो क्रोमियम अगर बॉडी में आपके कम हो गया तो आपको इससे क्या हो सकता है? एंजाइटी हो सकता है, फटीग हो सकता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, आपके बॉडी में डायबिटीज़ की भी शिकायत हो सकती है। जिंक, इंटेक ऑफ जिंक स्ट्रेंथन द इम्यून एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जिंक क्या करता है? आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी ताकत देता है। इट ऑल्सो कंट्रोल डायबिटीज़, रिड्यूस स्ट्रेस एंड क्विकन रिकवरी फ्रॉम वाउंड्स। अब ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी में स्ट्रेस कम करता है और आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है तो ये उसमें आपके हेल्पफुल होता है। Vitamins. Vitamins are complex chemical substance which are required by the body in extremely small amount. विटामिन्स क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स केमिकल है, मतलब सब चीज़ों का मिला जुला कॉम्प्लेक्स केमिकल है और ये आपकी बॉडी में काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट वर्क एज द catalysts which help in executing the different body processes. अब ये बॉडी में हमारी क्या करता है कि एग्जीक्यूटिंग द डिफरेंट बॉडी प्रोसेस, हमारी बॉडी के डिफरेंट वर्क को प्रोसेस करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन स्ट्रेंथ आवर इम्यून सिस्टम, दे ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। अब ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? विटामिन ताकत देने का काम करते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं और ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ में काफ़ी सहायतागर होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारे बॉडी में क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन ए, डॉक्टर McCollum discovered vitamin A in the year 1913. This vitamin doesn't get damaged at room temperature, but it can be damaged by the process of oxidation. The ultraviolet rays of the sun can also cause damage of this vitamin. अब ये क्या है? आपका जो है रूम टेम्परेचर में ये डैमेज नहीं होता है और अगर सन की अल्ट्रावायलेट रेज अगर इस पर पड़ती है तो ये क्या होता है? विटामिन डैमेज हो जाता है। Deficiency of vitamin A can lead to night blindness, low cell growth, unhealthy skin, hair loss, etc. अब विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है? रात के अंधेरे में
रात में कम दिखाई देने की शिकायत हो सकती है, बॉडी में ग्रोथ कम हो सकती है, स्किन आपकी अनहेल्दी रह सकती है, तरह तरह की स्किन डिजीज़ आपको होते रहेंगे, आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये सब बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विटामिन डी इज़ ऑल्सो कंपोज फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। कंपोज क्या है? विटामिन डी आपका 3 एलिमेंट से मिलना है बन करके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स एंड कीपिंग देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये आपकी बॉडी में बोन्स को बनाने का काम करते हैं और उनको सेहतमंद रखने का काम करते हैं। इट ऑल्सो ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन्स। अब ये क्या करते हैं कि आपके पैराथायरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, विच कैन री एब्जॉर्ब बोन्स टिश्यूज। लैक ऑफ विटामिन डी कॉज रिस्क रिकेट्स। ये आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं कि आपके बोन्स को बनाने का काम करते हैं और इनको हेल्दी रखते हैं, और ये आपकी टिश्यूज़ में अब्जॉर्व किए जाते हैं। एंड नाउ विटामिन ई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग फर्टिलिटी इन वुमेन। विटामिन ई क्या करता है? वुमेन्स की बॉडी में फर्टिलिटी, जिससे कि रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। इट शॉर्टेज में लीड टू द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द वोम ऑफ मदर। अब ये क्या करता है कि बच्चे को माँ के गर्भ में मरने से बचाता है। जैसे कि कई कई तरह की विटामिन ई की कमी की होने की वजह से बच्चा जो है, भ्रूण जो रहता है वो बच्चेदानी में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो अगर आपको विटामिन ई की मात्रा बॉडी में सही है तो जो रिस्क होता है बच्चे के ख़त्म होने का इन द वो कम हो जाता है। विटामिन के इज़ यूजफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ग्रोथ ऑफ सेल एक्सेट्रा। विटामिन के क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर किसी को कहीं चोट लग गई तो वो तुरंत खून जो है वहाँ पर जम जाता है, जिससे कि और ब्लड ना बहे बॉडी में। ग्रोथ ऑफ सेल्स की डेवलपमेंट, सेल्स की ग्रोथ पर ये काम करता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। अब क्या इसकी जो विटामिन के की अगर कमी हो गई तो ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता है, जिससे कि ब्लड जो है बॉडी से लगातार फ्लो होता रहता है। द नेसेसिटी ऑफ दिस विटामिन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इस विटामिन की कब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? प्रेगनेंसी में। दिस विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन एंड अनदर बॉडी टिश्यू ग्रोथ, प्रिवेंशन ऑफ हार्मोन रेज एक्सेट्रा। अब इसकी बॉडी की इस विटामिन की कब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि बोन्स में, टिश्यूज़ में ग्रोथ एंड प्रिवेंशन ऑफ हेमोरेज, इसकी तब इन सब चीज़ों में ज़रूरत होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अभी फैट सॉल्युबल आप देख रहे थे, ये सब फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब आप देखिए पानी में कौन कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों आपके बॉडी में सॉल्युबल होते हैं। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट like protein, carbohydrate and fat, micronutrients like vitamins and minerals. Non-nutritive components of diet. Non-nutritive components are also very important for our body. These are components absorbed from the food. They do not provide energy in the form of calories. They can be either valuable or harmful to our body. Some of these components are described below. अब जो है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में सॉल्युबल नहीं होते, ना ही ये हमें एनर्जी देते हैं। ये क्या करते हैं? सिर्फ हमें कुछ चीज़ों से ये हमारे बॉडी में या तो वैल्यूबल हो सकते हैं या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब क्या है? फाइबर्स। इट इज़ फाइबर्स और रोगेश। इट इज़ द indigestible component of food. It is found in fruit, grains and vegetable. अब ये क्या है? indigestible component हमारी बॉडी में ये फूड के तौर पर पाया जाता है, और ये किस चीज़ में पाया जाता है? फ्रूट, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल में। थ्रू इट डज not provide any calorie to our body, yet it is
वाइटल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। बस ये आपके हेल्दी डाइट में काम करता है। इट प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशंस। आपकी बॉडी में ये किस चीज़ में, फूड भोजन को आपके पचने में और आपको किसी तरह की कॉन्स्टिपेशंस के लिए काम करता है। वाटर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इट मेक अप फॉर 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट एंड 90% ऑफ ब्लड। ये हमारी बॉडी में क्या है, 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारी बॉडी वेट का 2/3 हिस्सा होता है और 90% हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो वाटर से ही होता है। इट रेगुलेट इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और ये बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। कलर कंपाउंड्स। एपेटाइजिंग कलर ऑफ फूड्स ब्रिंग वाटर इन आवर माउथ। अब जो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो हैं हमारी बॉडी में देखते ही हमारे मुंह में जो है पानी आ जाता है। दे एड अ डिफरेंट फ्लेवर टू द prepared dishes and make them look more delicious. Certain food materials such as fruits are naturally equipped and the attractive colors. अब फ्रूट्स जो है हमारी बॉडी में, हमारी नज़र में जैसे ही पड़ता है उसके अलग अलग सुंदरता देख करके अलग अलग फ्रूट्स जो हैं, अगर अपनी सीजनल फ्रूट को देखा जाए डायरेक्ट, अगर आप तुरंत पेड़ से तोड़ करके अगर फ्रूट्स देख कर खाएँ तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है, हमारे मुँह में जो है पानी आ जाता है। Eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of tight food, intolerance and food myths. What is healthy weight? Healthy weight क्या है? According to the weight and height आप देख सकते हैं कि आपका healthy weight क्या हो सकता है। Using the BMI का full form होता है Body Mass Index. Okay, this is very one marks question आपको पूछ सकता है ये MCQ में। तो व्हाट इज द BMI? BMI इज द बॉडी मास इंडेक्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, इसमें आपका BMI है, वेट है, हाइट है और उसके बाद फिर ऑन करके आप इसको देख सकते हैं। हाउ टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, गिव प्रायोरिटी टू बीइंग हेल्दी। आप अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रायोरिटी दीजिए। सेटिंग गोल, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए गोल सेट कर लिए कि मुझे डेली मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे जो है डेली योगा करना है या मुझे हेल्दी फूड्स लेना है। अडॉप्ट एन एक्टिव लाइफस्टाइल। अब अपने लाइफस्टाइल में एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो होती है जिससे कि हर चीज़ जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको घर से स्कूल तक जाना है और आपके पास बाइक है और आपके पास पैदल जाने का ऑप्शन है तो आप लोग क्या चूज़ करेंगे? मोस्टली लोग जो है बाइक चूज़ करेंगे। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपको यूज़ करना है तो आप जो है पैदल जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी जो है काफ़ी प्रॉपर वर्क करेगी। योगा एक्सरसाइज, जैसा मैंने आपको बताया आपकी बॉडी को योगा डेली बेसिस पे योगा करना चाहिए। कट योर कैलोरीज, ट्राई टू कट 100 कैलोरीज फ्रॉम योर डाइट इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। अपनी बॉडीज में से, अपने डेली डाइट में से 100 कैलोरीज कट करने की कोशिश करिए कि ज़्यादातर आप इस तरह का फूड ना यूज़ करें, खाएं जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह के फूड्स को ना खाएं जिससे कि आपकी बॉडी अनहेल्दी हो। टेक सपोर्ट इन फॉलोइंग योर प्लान। आप सपोर्ट लीजिए अपने प्लान को फॉलो करने में जिससे कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। अवॉइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। You must recall that carbohydrate get converted into glucose to give you energy. At the same time, the unspent energy get covered into fat. अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में सॉल्युबल है लाइक एनर्जी के तौर पे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कार्बोहाइड्रेट तो वो आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी बॉडी में वो फैट का रूप लेने लगता है। जैसे कुछ लोग मीठा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं तो उससे क्या होता है, वो आपकी बॉडी में फैट का कारण बन जाता है।
अवॉइड ओवर ईटिंग। अवॉइड ओवर ईटिंग में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा लेना चाहिए कि कोई चीज़ अगर हमारी पसंद की आई और हमें भूख कम की है लेकिन हमने जो है उसको बहुत ज़्यादा खा लिया। अवॉइड ईटिंग एनीथिंग जस्ट बिफोर बेड। और बेड पे जाने से पहले कुछ भी खाने का अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोने जा रहे हैं और सोने जाने के समय आपको कुछ अच्छा खाने को मिल गया और आप जो है उसको सोचे कि अब तो सोने ही जा रहे हैं, चलो खा करके आराम से बेड पे पड़े रहेंगे। अब आपने उसको जो है खा लिया पेट भर के एकदम बेड पे जाने से पहले कि अब तो चलो आराम करना है, कुछ काम नहीं करना है, एकदम चलो गले तक एकदम पूरा खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अवॉइड फैट रिच फूड। अब फैट रिच फूड उसको अवॉइड करना चाहिए जो कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको कैलोरीज दे। जैसे कि ऑयली चीज़ हो गई, तली भुनी चीज़ हो गई, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हैव मीट्स हैव मील्स एट फिक्स टाइम। आपको मील्स जो अपने खाने का टाइम टेबल एकदम सेट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम। अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। आप सभी लोग जानते हैं धूम्रपान, शराब का सेवन करना और किसी भी तरह के इस ड्रग्स का सेवन करना आपकी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हैव अ बैलेंस डाइट। आपको अपनी बॉडी में बैलेंस डाइट या रेगुलर बेसिस पे खाने की मात्रा जो है एकदम बैलेंस लेना चाहिए कि जितना हल्का खाएंगे उतनी लाइट आपकी बॉडी रहेगी, उतना लाइट आपको महसूस होगा। ज़्यादा खा लेंगे आप बहुत वीक हो जाएंगे। और इसलिए बहुत ज़्यादा खाने से ऐसा नहीं कि बहुत ताकतवर हो जाते हैं लोग, बहुत फिर कुछ नहीं, बस फैट हो जाता है बॉडी में और बॉडी जो है आपकी बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएगी। एक्सरसाइज रेगुलरली। और आप जो है एक टाइम सेट करिए, एक समय सेट करिए और अपने टाइम में डेली एक्सरसाइज करिए। द pitfalls of dieting. The pitfalls. Many of us have a healthy physique and body in general, but there are some who is overweight. There are plenty of diet charts and exercise methods to select from in order to lose weight for such people. अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम खाने लगे और हमने 2 दिन के खाने में एक दिन खाना खाया, एक समय खाना खाया तो हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने खाने में जो कैलोरीज है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में सही मात्रा में जानी चाहिए। कि अगर आपकी बॉडी में वो सही मात्रा में नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको अलग अलग तरह की बॉडी में डिजीज़ेस का प्रॉब्लम होगा। और कई लोग ये सोचते हैं कि चलो हम कम खाएंगे तो हम जल्दी पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उस वक्त के लिए तो आप पतले हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में जब आपकी बॉडी को सही मात्रा में फूड मिलेगा, जब आप सही मात्रा में डाइटिंग छोड़ देंगे और फिर आप जब खाना अपना रेगुलर टाइम पे खाने लगेंगे तो आपकी बॉडी जो है उस वक्त के बाद से बहुत जल्दी से वेट गेन करने लगेगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स मतलब कि आपको कुछ चीज़ों का जो है एकदम से त्याग देना चाहिए कि नहीं हम ये चीज़ खाएंगे ही नहीं। आपको जो भी चीज़ लेना है एकदम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में वीकनेस ला सकती है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ खा लिया और उसके बाद फिर आपने एकदम डाइटिंग शुरू कर दी फिर आपने, तो वो आपको बॉडी में वीकनेस का काम करेगी। एक्सट्रीम रिडक्शंस ऑफ कैलोरीज। एक्सट्रीम रिडक्शंस ऑफ कैलोरीज मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा पहले खाते थे, उसके बाद फिर आपने एकदम से ज़्यादा अपनी कैलोरीज में कटिंग कर दिया। ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं, लंच में 1 रोटी ले रहे हैं, डिनर में हम फिर 2 रोटी ले रहे हैं, उसके बाद फिर फिर उसके बाद कोई भी चीज़, ना दूध ले रहे हैं ना कोई भी ऐसे कैल्शियम वाली, विटामिन वाली, मिनरल्स वाली कोई भी चीज़ ले रहे हैं। उसके बाद 2 महीना 3 महीना खूब अपना डाइटिंग किया, पतले हो गए, उसके बाद फिर हमें किसी न किसी बॉडी में अपने बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। स्किपिंग मील्स। किसी भी तरह के खाने को हमें स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो हमें 1 ही रोटी खाना चाहिए, लेकिन हमें अपने खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेवरेज। अब क्या होता है, कई लोग जो है कि
अपने सोचते हैं कि हम खाएंगे नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी में जो है कि हम मोटे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी को जो चीज़ हाँ की ज़रूरत होती है वो आप जो भी खाएंगे उससे वो उसको यूज़ कर लेती है। तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक का भी, बेवरेज का भी कम यूज़ करना है। इनटेक ऑफ प्री पैक्ड एंड लेबल्ड फूड। अब जैसे कई बार लोग इनटेक करते हैं पैकेट फूड का, मैगी, पिज़्ज़ा। आप लोग आजकल देखे होंगे बॉयल मैगी, बॉयल वाटर डालिए मैगी आपका रेडी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है, इन सब चीज़ों से को भी आपको कम यूज़ करना है। अवॉइडिंग एक्सरसाइजेज। अब कुछ लोग क्या करते हैं पतले होने के चक्कर में अपना एक्सरसाइज अवॉइड कर देते हैं कि एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिजीज़ है कुछ है तो वो ठीक नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना चाहिए, सो उससे आपकी बॉडी में एनर्जेटिक आप बने रहेंगे और आपकी बॉडी जो है एकदम फ्री रहेगी। फूड इंटॉलरेंस, कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस मतलब होता है कि food intolerance is also referred to as food sensitivity. It occurs when an individual has difficulty digesting a certain kind of food. It varies from individual to individual. It is neither frequent nor fatal, but it can be avoided through डाइट्री कंट्रोल। अब फूड इंटॉलरेंस मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कि कुछ तरह के फूड जो है नहीं पचते हैं या उनको मतलब प्रॉब्लम होती है उस फूड को खाने पीने में उनको। आप लोग ने सुना होगा कई तरह के, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो जा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनको थ्रू डाइट के आप कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खाएं मगर इकट्ठा ना खाएं। जैसे कुछ लोग जब खाते हैं तो इकट्ठा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कॉजेज़ ऑफ इंटॉलरेंस फूड, अब उसका क्या कैसे वो होता है। फूड इंटॉलरेंस इज जनरली कॉज बाय द इनएफेक्टिवनेस ऑफ बॉडी एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड। अब ये किस लिए होता है कि कभी कभी आपने कुछ चीज़ें एकदम से छोड़ दी और उसके बाद फिर आप एकदम से खाने लगे, तो ये इसलिए होता है कि आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया है और उसके बाद आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस इंक्लूड स्टमक पेन, diarrhea, vomiting, nurses, gas, heartburn, headache, nervousness and insomnia। अब ये सारे सिम्टम्स हैं आपके फूड इंटॉलरेंस के। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, अब आपका क्या है मैनेज कैसे करेंगे आपको। नो टेस्ट आर देयर टू डायग्नोज फूड इंटॉलरेंस इन एन इंडिविजुअल। अब किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं है। जैसे आपको पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, बट फूड इंटॉलरेंस की कोई भी किसी भी तरह की कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी आपको जांच नहीं है कि आप करा लें और आपको पता चल जाए। द ओनली वे टू आइडेंटिफाई इट इज़ टू नोट डाउन द फूड दैट डिस्टर्ब्स योर स्टमक टाइम एंड अगेन। आप बस खाली नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको किस फूड से जो है इस तरह की परेशानी हो रही है, तो आप उसको उस फूड से अपने आप को दूर रख सकते हैं। फूड माइट्स। फूड माइट्स मीन्स अनफाउंडेड एंड अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट फूड विदाउट एनी एक्चुअल स्पेसिफिक बेसिस। अब क्या है कि फूड अनमाइट मतलब कि कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपको साइंटिफिक बेसिस पर पता होते हैं। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूज़ वेट। अब जैसे क्या कि साइंटिफिक बेसिस पे लोग जो है आजकल प्रोडक्शन करते हैं और बताते हैं कि आप इसको खाएंगे इसको पिएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, आप फ्री रहेंगे, आप फैट फ्री है, शुगर फ्री है। इस तरह के फूड जब आप लेते हैं मार्केट से और आप खाते हैं तो इससे क्या होता है आपको कोई बेनिफिट बहुत कम होता है। फैट फ्री प्रोडक्ट्स कैन स्टिल लीड टू वेट गेन। अगर आपने इस चीज़ को अगर ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये आपके बॉडी में वेट गेन का काम करते हैं। एज दे हैव द सेम कैलोरी कंटेन इन देम एज रेगुलर प्रोडक्ट विदाउट फुल यूज़ ऑफ कैलोरी इनटेक, वेट गेन प्रॉब्लम विल परसिस्ट। अब आप इसको जो है प्रॉपर बेसिस पे लेने लगे, ये क्या करेगा आपकी बॉडी में प्रॉपर कैलोरी प्रॉपर नहीं देगा, तो ये क्या करता है आपकी बॉडी में वेट गेन की संभावना हो सकती है। पोटैटो मेक्स अस फैट। अब पोटैटो भी अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो ये भी आपको मोटा कर सकता है। वेट गेन इन कॉज्ड बाय अनप्रोसेस्ड फूड। अनप्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो भी आपको वेट गेन में
कारगर होता है। एग कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम। एग क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा एग भी लोग डेली बेसिस पे 2-4 एग अगर खाने लगे तो वो भी आपको क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम से प्रॉब्लम कराता है। एग्स कंटेन विटामिन ए, बी एंड डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम इन देम, सो इट इज़ रॉन्ग टू से दैट दे कॉज हार्ट प्रॉब्लम, इन फैक्ट दे आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। वो आपको प्रॉब्लम देते हैं लेकिन इनफैक्ट ये आपकी बॉडी के लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फूड कार्विंग और driven by lack of nutrient. A food carving are mostly driven by emotional requirement. We usually want more of the food items which we should not have. फूड ईटन लेट एट नाइट इज़ मोर फैटिंग। अब रात लेट नाइट अगर आप खाना खा रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट को बढ़ाने का काम करता है। ईट लेस इफ़ यू हैव फीवर। आपको अगर बुखार है तो आप कम खाइए। स्पाइसी फूड कॉजेज ulcer. Ulcer. Ulcer is caused by the bacteria called Helicobacter pylori. Spicy food also only disturb our stomach as result of which we suffer from डाइजेशंस एंड वॉमिटिंग। अब आपको अल्सर जैसे पेट की बीमारी हो गई, पेट में क्या होता है, ये आपकी बॉडी में ही सिर्फ पेट में ही ये अटैक करता है। इससे आपको क्या होता है, वॉमिटिंग होगी, आपको आपको पेट दर्द होने लगेगा और आपका पेट दुखने लगेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं एक तरह से। इसमें आपको क्या है, अपने स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे फूड्स को ब्रेक डाउन करता है। और उसके बाद भी अगर आप हमारी बॉडी में स्टमक में ऑलरेडी एसिड मौजूद होने के बाद भी अगर आप ऊपर से अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो वो दोनों जाकर के जब पेट में मिक्सअप हो जाते हैं तो ही हमारे पेट में इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू।